नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारी बारिश के बाद जगह जगह हुए जलभराव और गंदगी के चलते मच्छर काटने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस साल मानसून अच्छा है, उम्मीद से बेहतर बारिश भी हो रही है, किसान भी खुश है, फसल अच्छी होगी। गर्मी से परेशान लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन WHO ने यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी है। WHO ने कहा है कि बारिश के मौसम में मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है और ये समय मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लिए सबसे मुफीद होता है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लगभग 30 से 50 करोड़ मलेरिया के केसेस दर्ज होते हैं। इनमें से करीब 6 से 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर मलेरिया के कुल मामलों में से 77% तो सिर्फ भारत के होते हैं। अब रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 लाख लोग मलेरिया से बीमार पड़ते हैं और इनमें 1000 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आज शो में मलेरिया की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे मलेरिया कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है मलेरिया और मलेरिया से बचने के उपाय क्या हैं। मेरे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर बॉबी दीवान, सीनियर जनरल फिजिशियन दिल्ली, डॉक्टर धीरज भट्टर, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन, सर HM रिलायंस हॉस्पिटल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस चर्चा में। तो मलेरिया के बारे में हम जानते हैं और बारिश के मौसम में जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि डेंगू जैसी बीमारियां और बाकी इन्फ्लुएंजा और उसके साथ साथ मलेरिया का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर बॉबी, कितना फ़र्क है इन सब बीमारियों में और कैसे कैसे ये तमाम बीमारियां अलग है और मलेरिया कैसे भारी पड़ सकता है बारिश के मौसम में मच्छर के काटने की वजह से? देखिए, ऐसा है कि इस दरमियान ड्यूरिंग दिस पीरियड हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमें फीवर लेकर आते हैं हमारे प्रैक्टिस में। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इस मौसम में क्या-क्या बीमारियां भी चल रही हैं और मलेरिया सबसे ऊपर होता है। तो हम लोग उसके एक्चुअली टेस्ट करवाते हैं। पर टेस्ट करवाने से पहले हम एक अच्छी हिस्ट्री लेते हैं और उस हिस्ट्री में वो अक्सर फीवर बताते हैं, हाई ग्रेड फीवर बताते हैं, चिल्स एंड रिगर जिसमें कँपकँपी और जाड़ा उन्हें लगता है। तो ये सोचकर हम लोग के दिमाग में सबसे पहले मलेरिया ही आता है। तो हम लोग उनको पहले सिम्प्टोमेटिक ट्रीट करते हैं और साथ में ही उनके टेस्ट करवाते हैं ये जानने के लिए कि अगर मलेरिया है तो उसके लिए हम लोग उनको कौन-सी दवाई दें। ऐसे ही डेंगू और बाकी जो वायरल भी हो रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग ऐसे ही टेस्ट करके पता करते हैं। बट सबसे पहले सिम्प्टोमेटिकली हम उन्हें पैरासिटामॉल से ही शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर बॉबी, आपका जवाब तो मैंने सुन लिया है और यहाँ पे जिस तरह से केसेस अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर धीरज, WHO ने भारत में ही कहा है कि लगभग 77% जो हैं वो केसेस आते हैं। तो ये हम केवल बारिश के मौसम के केसेस की बात कर रहे हैं जो इतना इजाफा आया है, या ओवरऑल हम देखते हैं कि मलेरिया के केसेस भारत में बारिश हो, मानसून हो या ना हो, बढ़ते ही रहते हैं? बेसिकली नमस्ते। ये मलेरिया के जो मस्कीटोज है जो स्टैग्नेंट वाटर में उनके लार्वी और वो बढ़ते हैं और वो नंबर्स मानसून में बढ़ने का यही वजह है कि बारिश आके फिर जगह जगह पे पानी जमा हो जाता है। अदरवाइज ऑल्सो ओवरऑल इंडिया आप कहीं पे भी चले जाओ, कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग सब बन रहे हैं, तो पानी जमा होना वो एक कॉमन है। तो मलेरिया पूरे साल भर दिखता है, लेकिन ज़्यादा जून के बाद बारिश के स्पेशली नवंबर दिसंबर तक ज़्यादा दिखने में आता है। इसलिए तो वो गवर्नमेंट सतर्क रहती है कि जगह जगह पे जहाँ पे पानी जमा हो रहा है जमा मत होने दीजिए, या फिर उसके लिए जो ब्रीडिंग साइट्स है वहाँ पे जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो जाके वहाँ पे छिड़काव या अलग अलग चीज़ें करते हैं जिससे वो रोका जा सकता है। सो मानसून इज बैड, वो ऑब्वियसली मच्छर बढ़ते हैं, इसके वजह से ये मलेरिया ज़्यादा बढ़ता है उस टाइम में। डॉक्टर बॉबी, क्या सिम्टम्स यहाँ पर प्रमुख होते हैं मलेरिया के? क्योंकि मच्छर के काटने से अगर हम डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, इनके सिम्टम्स में बहुत समानताएं होती होंगी ना? हम कैसे समझे? आई मीन ऑब्वियसली आपको टेस्ट तो कराने ही पड़ेंगे और टेस्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या बीमारी है आपको, लेकिन ओवरऑल सिम्टम्स क्योंकि इतने कॉमन होते हैं, कैसे हमें समझ में आएंगे ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं? देखिए, मलेरिया के जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको हाँ। हाई ग्रेड फीवर होता है और अक्सर ये वाला जो फीवर होता है शाम के टाइम में ज़्यादा बढ़ता है और इसमें हमारे पेशेंट अक्सर हमें ये बोलते हैं कि उनको बड़ी ठंड लगती है और कँपकँपी लगती है, जिसके जब भी उन्हें फीवर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है जिसको हम लोग पहचान पाते हैं और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मलेरिया का ही लग रहा है। बाकी वाले जो फीवर होते हैं उसमें अक्सर बॉडी एक्स और ये ज़्यादा रहते हैं, चिल्स एंड रिगर इतना नहीं रहता है। तो दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट
between malaria and all the others. मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ जी डॉक्टर कि धीरज जी, आप ही के पास में आ रही थी, बताइए। डेंगू में सर ने बराबर बताया, मलेरिया में हमको टिपिकली पेशेंट बोलता है कि ठंडी बुखार 6 घंटे बाद वो उतर जाता है, 8 घंटे बाद, और वो काम पे भी चले जाते हैं, अपना रूटीन करते हैं। अनलाइक डेंगू में बहुत तेज बुखार कंटिन्यूस चलता है, वो बोलते हैं पैरासिटामोल लेते हैं हम, 4-6 घंटे में फिर से बुखार, बहुत हेडेक यानी सिर दर्द, बदन दर्द इतना होता है कि डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, और ये कंटिन्यूस 5-6 दिन चलते हैं। तो मलेरिया का जैसे बीच बीच में पेशेंट को थोड़ा राहत तो भी मिलता है, उस केस में डेंगू में हम दिखता है कि एक डॉक्टर से वो दूसरे डॉक्टर भी चले जाते हैं, उनको लगता है कि इनकी दवाई असर नहीं कर रही। तो ये है। और आपने जो तीसरा बताया फ्लू, उसमें तो सर्दी खांसी वो हाँ। अलग सिम्टम, हेडेक, तो बॉडी एक, डॉक्टर धीरज, अब जैसे कि डेंगू में हम सब जानते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, वो एक सबसे बड़ा खतरा रहता है, और इसी को जो है आपको दुरुस्त करना होता है सबसे पहले, और लगभग 14 डेज के आसपास कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट रहता है। तो डॉक्टर धीरज, मलेरिया में फिर ऐसे कौन कौन सी हाईलाइटेड एरियाज होंगे जो आपको ध्यान में रखते हैं? क्या यहाँ पर भी प्लेटलेट्स का हमें ध्यान रखना होता है? क्या क्या लेवल्स हैं शरीर के जो मेरे ख्याल से बिगड़ जाते हैं, जिनको ठीक करना होगा? मलेरिया का एक बहुत अच्छा बात है कि अगर आप जल्दी से उसका डायग्नोसिस कर लो और तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो तो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट को प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, उसके साथ साथ अगर वो वेट करते हैं, रुकते हैं कि नहीं चलो हम, कोई पेशेंट कभी एंटीबायोटिक ले लेते हैं अपने मन से, या फिर पैरासिटामोल ही चला रहा है, तो फिर बाद में किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, और रेयरली वो अगर और बढ़ते जाता है तो लंग्स में भी उसका इफेक्ट, ब्रेन में इफेक्ट, अनकॉन्शियस होना, ये भी हो सकता है। बट बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मलेरिया के लिए अवेलेबल है, इसलिए जल्द से अगर वो टेस्ट करते हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो 2 दिन में हम देख लेते हैं कि पेशेंट ओके है। तो ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि डेंगू भी बॉडी फाइट कर लेगी, निकल जाएंगे, आप फ्लू से भी निकल जाएंगे, बट मलेरिया से विदाउट ट्रीटमेंट यू विल नॉट रिकवर। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर मलेरिया। ऑलराइट डॉक्टर बॉबी, खान पान का किस तरह से ख्याल रखें जब आपको मलेरिया हो चुका है, और उसके बाद किस तरह से आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना होगा? डॉक्टर बॉबी जी, देखिए ऐसा है, अक्सर मेरी प्रैक्टिस में ये होता है कि पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं अच्छा खाने के लिए, बट वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें तो भूख ही नहीं लग रही है। तो मैं उन्हें बड़ा सिंपल कहता हूँ कि जैसे हम आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और दवाइयाँ लिख रहे हैं, वैसे आप सोचिए कि ये जो खाना है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और दवाई किस तरह समझ के खाइए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका खाना बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो जो दवाइयाँ हैं उस दवाइयों का असर नहीं आएगा, और उससे और कमजोरी उन्हें हो जाएगी। तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी को भी अच्छा ऊपर रखना है, ताकि वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खाते पीते इम्यूनिटी रहें। आपने बहुत खाने अहम के लिए बात हम लोग बताई। जी डॉक्टर बॉबी, आपने इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया है, क्योंकि अब देखिए आपको शायद दोनों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि कोविड के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का बीमार पड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले भी लोगों को सर्दी जुकाम होते थे, लेकिन अब जो है वो इंटरवल जो होता है, जो समय होता है, वो कम होने लग गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम आपकी जो इंटरनल हेल्थ है, जो इम्यूनिटी है, उसको क्योंकि वो वीक होगी तभी आपको इस तरह के इन्फेक्शंस हो जाएंगे। तो अगर किसी की इम्यूनिटी अगर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो डॉक्टर बॉबी, और ऐसे में अगर आपको मलेरिया हो जाए, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये इशू आपका हो सकता है? कितनी कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको ये बीमारी फिर? देखिए, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ। मलेरिया में आपको पता चला मलेरिया आपने दवाइयाँ दी तो उससे अक्सर ठीक हो जाते हैं, बट जहाँ पे इम्यूनिटी अगर उनकी कमज़ोर है तो वही चीज़ को ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। वही चीज़ कुछ लोगों में इम्यूनिटी और भी कम होने से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये देखना है कि उनकी इम्यूनिटी कैसी है। तो इसलिए अगर वो पहले से अच्छा खाना-पीना ले रहे हैं, तो चांसेस हैं कि उनके ऐसी इन्फेक्शन इतना सीरियस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो देयरफॉर अच्छा खाना बड़ा ज़रूरी है, पानी को पीना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए टाइम से खाना है, ये सब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, और अब एज़ अ डॉक्टर वी आर आल्सो टेलिंग ऑल आवर पेशेंट्स कि योर प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। तो इसलिए बिल्कुल। खाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वापस जाते हुए जैसे मलेरिया से हम लोग रिलेटेड ये बात कर रहे थे, तो उसमें यही है कि आपने खाना है और थोड़ा-थोड़ा करके खाइए, ज़्यादा मत खाइए। बट जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी डाइट में 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि आप 3 बार ना खा के 5 बार खाइए।
बट Okay. पोर्शंस को कम कर लीजिएगा। हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहिएगा। पानी खूब पीजिएगा। पानी में कुछ मिला के ले लीजिएगा ताकि आपको वो ताकत रहे। जैसे ORS पाउडर्स और ये सब अवेलेबल हैं तो वो लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्लड प्रेशर ये सब सही रहे। नहीं तो इन सब पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो और भी दवाइयाँ बढ़ सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकती हैं। सो इट इज सीरियस, सो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। तो बिल्कुल। मेरी राय हमेशा ये रहती है कि हाँ। अपने डॉक्टर के साथ में टच में रहें, उनसे बात करते रहें, उनसे मशवरा लेते रहें, और जो डॉक्टर कहते हैं उस एडवाइस को पूरी तरह फॉलो करें। नॉट जस्ट गो टू अ फार्मेसी और अ केमिस्ट एंड जस्ट टेक मेडिसिन फ्रॉम देयर रैंडमली। नहीं, ये तो ओवर द काउंटर तो करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। खुद का बिल्कुल। डॉक्टर तो ना ही बने तो बहुत बेहतर हाँ, होगा। तो लेकिन जी, कविता जी मैं यही बताना चाहता जी, हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ये है जी। कि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब फीवर आता है तो वो हाँ। एक्चुअली उसे वायरल समझते हैं। उसके लिए वो पहले 1-2 दिन शायद अरे कुछ ना बॉबी करें। सर, यहाँ पे हाल ऐसा है कि हर किसी के दवाई के पूड़े में डोलो पड़ी होगी। हाँ जी, और फिर वो केमिस्ट के पास जाते हैं, फिर केमिस्ट से हाँ, कुछ लेते हैं और अक्सर वो कोई एंटीबायोटिक या कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं, तो हाँ, उससे उनकी जो परेशानी है हाँ, वो कहीं ना कहीं दब जाती है हाँ। और वो दवाइयाँ लेते जा रहे हैं बट उनको कोई आराम नहीं मिलता। तो जब तक वो डॉक्टर तक आते हैं तो वो तब कौन तक तो वो वो कौन फिर सा समय कमज़ोर होगा पड़ते हैं। जब आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा? ऑब्वियसली अगर अगर फीवर आपका ठीक नहीं हो रहा है दवाइयाँ लेने के हाँ बावजूद जी, भी, तो डॉक्टर को तो दिखाना हाँ ही जी, होगा। या हाँ जी, खुद भी आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं और उसके बाद हाँ रिपोर्ट्स लेके जी, डॉक्टर के पास जाए, ऐसा करना चाहिए। हाँ जी। देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आजकल तो गूगल बाबा हैं, तो सब अपने वहीं पे देखकर अपने टेस्ट करवा लेते हैं। बट हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि इट इज ऑलवेज वाइज कि आप अपने डॉक्टर से डॉक्टर के बात पास करेंगे जाए, कौन से टेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अक्सर क्या होता है वो लोग कुछ और सोचकर गूगल करते हैं तो उसमें गूगल उनको कुछ और टेस्ट बताता है, वो वाले टेस्ट करते हैं, उनको लगता है हमने सारे टेस्ट कर लिए। फिर हाँ, जब वो हमारे पास आते हैं वो रिपोर्ट्स लेकर तो उसमें अधूरी रिपोर्ट्स होती हैं, तो बिल्कुल। फिर से उन्हें वो टेस्ट करवाना पड़ता है, तो इट इज अननेसेसरी। तो चलिए, मुझे तो ये ये लगता बात है। तो अब साबित हो गई कि आपको बहुत डिले नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर धीरज, मैं थोड़े से क्रिटिकल केसेस के बारे में अब जानना चाहती हूँ। कुछ ऐसे मलेरिया की वजह से मुझे बताइए जो एकदम जानलेवा हेल्थ कंडीशन आपकी हो जाए। अगर मान लीजिए आपने बहुत डिले कर दिया है तो क्या क्या हो सकता है अगर आपने समय पर इलाज नहीं शुरू किया है तो? डॉक्टर धीरज। जैसे मैंने पहले बताया, अगर बहुत डिले हो जाता है तो मलेरिया का इफेक्ट किडनी के ऊपर, जो हम अक्सर देखते हैं, लिवर के ऊपर, लिवर के पैरामीटर्स बढ़ना, किडनी का काम कम होना। और वेरी रेयरली अभी आजकल इतना लेट प्रेजेंटेशन लकीली नहीं होता है जो हम 20 साल पहले देखते थे कि अब डायलिसिस पे ही जा रहे हैं पेशेंट। अनकॉन्शियस हो जाना, जैसे मैंने बताया, अगर ब्रेन में है मलेरिया वो बढ़ रहा है, और अगर उनका सीवियरिटी ज्यादा है तो लंग्स में हम एक कंडीशन बोलते हैं ARDS, ऐसे लंग्स में एक पानी जैसा जमा होना और ब्रीदिंग की डिफिकल्टी होना पेशेंट को, या सूजन बोल सकते हैं लंग्स की, तो वो एक दिखते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। प्लेटलेट्स डेंगू में अक्सर बहुत कम होते हैं, मलेरिया में बहुत कम होके ब्लीडिंग होना थोड़ा रेयर है, बट यस ओके। प्लेटलेट भी कम होने लग जाते हैं जैसे जैसे डिले होता है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा क्वेश्चन से जी, डाइवर्ट होके, जी। बिकॉज ये पहले जो डिस्कशन था डॉक्टर बॉबी के पूरे बात से मैं सहमत हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने एडवोकेट नहीं किया। ये जो एक मिसकंसेप्ट है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो गए तो कीवी लो या ड्रैगन फ्रूट लो या फिर पपाया फ्रूट, पपीता पत्ता, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेंगू में एक नेचुरल हिस्ट्री है कि प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर डेंगू वायरस से सेम होता है। जब बॉडी फाइट करती है डेंगू से तो प्लेटलेट्स भी नष्ट होते हैं, और डेंगू वायरस जब कम होता है बॉडी फाइटिंग कम कर देती है और प्लेटलेट्स फिर से बढ़ जाते हैं। उस दरमियान 3-4 दिनों में कोई पपाया खिलाएगा, उसको लगेगा उसकी वजह से बढ़ गया, कोई ड्रैगन फ्रूट खिलाएगा उसकी वजह से बढ़ गया। ये नेचुरल हिस्ट्री है। हमारा सिर्फ काम है कि बहुत कम नहीं हो जाता है 20,000 के नीचे, जहां पे हम फिर हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो दिस इज अ बिग मिसकंसेप्ट कि ये सब चीजों से ये प्लेटलेट्स बढ़ते हैं और नेचुरली बढ़ते हैं। किसी का 4-5 डेज लगेगा, किसी का हफ्ता लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट होता ही है। ओके, ओके। डॉक्टर धीरज, This is एक और चीज़ मुझे समझनी है आपसे कि मलेरिया की दवाइयों के साथ साथ कितना फोकस हमारा मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट्स पर भी होना चाहिए। ये किस तरह से कॉम्पनसेट कर पाती है या कितना कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपके पूरे ट्रीटमेंट में? सो मल्टीविटामिन्स में हम यूजुअली फोलिक एसिड करके होती है टैबलेट, ओके, वो देते हैं क्योंकि ओके। वो, और जैसे मैंने प्लेटलेट्स बताया, मलेरिया में WBC और हीमोग्लोबिन, अच्छा। मलेरिया के जंतु RBCs जो हमारे हेमोग्लोबिन जिसके अंदर होते हैं
उसके अंदर चले जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो फट जाते हैं सेल्स और पेशेंट को ठंडी बुखार कपकपी होती है। तो इसकी वजह से हेमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। उसके इंप्रूवमेंट के लिए फोलिक एसिड, अगर कोई वेजिटेरियन है और विटामिन B12 लो है तो हम कभी विटामिन B12 के इंजेक्शन और सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं। उसके अलावा जनरल मल्टीविटामिन जैसे डॉक्टर बॉबी सर ने बताया, हम यूजुअली विल नॉट रिकमेंड, गुड न्यूट्रिशन डेफिनेटली विल रिकमेंड। चलिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल से बच्चों और बुजुर्गों की भी हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि खासतौर से अगर बुजुर्गों की बात करें डॉक्टर बॉबी, क्योंकि उनकी हेल्थ काफ़ी हद तक ऐसा पॉसिबल है कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन हो, तो ऐसे में कैसे टैकल करना चाहिए मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट और इलाज? कविता जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू रेज किया है। हमारे सीनियर सिटीजन्स और हमारे छोटे बच्चे, ये दोनों वो ग्रुप्स हैं जिनकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर होती है। बच्चों की इसलिए क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहे हैं, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी इसलिए क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हैं उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए ये जो दो कैटेगरीज हैं, इसमें कभी भी किन्हीं को भी फीवर होता है तो वी टेक इट वेरी सीरियसली, सो वी डू नॉट डिले इन आवर ट्रीटमेंट। तो इसलिए हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हम लोग जल्दी से करवाते हैं और उनको मॉनिटर और ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं होती है कि वो इस चीज़ को इतनी ज़्यादा झेल सकें। वेरएज जो अडल्ट होते हैं उनमें अंदर अपना एक सिस्टम होता है जो बैकअप करके हेल्प करता है, बट छोटे बच्चों में और हमारे सीनियर सिटीजन में ऐसा नहीं होता है। सो देयरफॉर यू नो एज डॉक्टर वी टेक दीज टू कैटेगरीज वेरी सीरियसली। तो इसलिए अगर इन्हें बुखार होता है तो हम लोग इनको तुरंत में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से सोचकर ट्रीट करते हैं। और जैसे जैसे टेस्ट के रिपोर्ट्स आने लगती हैं तो आर फोकस इज मोर नैरोड and then the treatment starts. So basically we start our treatment from the day one. बिल्कुल। तो डॉक्टर धीरज, क्या अगर बुजुर्गों की हम बात करें तो हेल्थ कंडीशंस के लिए कौन कौन सी ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जो बहुत पेचीदगियां जो हैं वो ला सकती हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में? थोड़ा सा गंभीर हो सकता है मामला, बताइएगा जरा। गुड क्वेश्चन। कि मैंने अभी बताया ऑलरेडी उनका इफेक्ट्स ऑर्गन्स पे हो सकता है, तो फिर अगर पहले से किडनी के प्रॉब्लम्स है या फिर कोई लिवर के, स्पेशली आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा सा आप और डिहाइड्रेट हो जाते हो तो किडनी की रिपोर्ट सडनली बढ़ जाना, या फिर उसकी वजह से फिर और वीकनेस लगना, हेमोग्लोबिन ऑलरेडी आपका अगर कम है किसी वजह से और मलेरिया में और डाउन हो गया है और आपके हार्ट वीक है, तो आपको अदरवाइज आप मैनेज कर रहे हो आपका काम, बट आपको फिर ब्रेथलेसनेस या सांस की तकलीफ लगना, इम्यूनिटी लो है तो शायद उनके लंग्स में या ब्रेन में इफेक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक पिक्यूलियर बात मैं बताना चाहता हूँ सीनियर सिटीजन्स की, जो हम देखते हैं बहुत बार वो कपकपी फीवर भी नहीं, वो सिर्फ डल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और फिर अचानक किसी चीज की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और किसी वजह से एडमिट हो गया, हमने टेस्ट में देखा कि अरे ये तो मलेरिया था, तो उनको होश बराबर नहीं है। तो ये अलग टाइप का उनका एक प्रेजेंटेशन या फिर बिहेवियर होता है जो हम नॉर्मल लोगों में, हमने जैसे बताया फीवर विद चिल्स या कपकपी के साथ बुखार, हमारे सीनियर सिटीजन में थोड़ा अलग टाइप का हम कभी कभी प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यस, वी हैव टू ट्रीट एग्रेसिवली, डॉक्टर बॉबी सर ने जैसे बताया, वी हैव टू डायग्नोज एंड ट्रीट, बिकॉज नहीं तो उनके ऑर्गन्स जो वीक है और वीक हो सकते हैं और वो फिर रिकवरी में भी टाइम लेंगे और मोर आईसीयू एडमिशन जो हम नहीं चाहते। अर्ली स्टेजेस में तो मलेरिया का आप टैबलेट्स दे सकते हो जो 2 दिन में वो रिकवर हो जाए बिना हॉस्पिटलाइजेशन और बिना एडमिट हुए। डॉक्टर बॉबी, बच्चों की अगर हम बात करें तो अब बढ़ते बच्चे हैं, वो खेलकूद में करने जाते हो, बारिश के वक्त बाहर जाते हो, माता पिता हर जगह तो उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो कैसे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको थोड़ा सा एहतियात आपको बरतना होगा? जैसे बच्चा जब बाहर खेलने जाए या जब स्कूल से घर आए तो उसको ठीक ठाक से क्लीन करना, कौन कौन से ऐसे, बिकॉज बच्चों को अगर कोई सिम्टम्स आ भी रहे होंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो तो माता पिता ही पकड़ पाएंगे, तो वो कौन सी शुरुआती स्टेजेस है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए खासतौर से बारिश के मौसम में? डॉक्टर बॉबी। कविता जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारे मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं टीचर्स और स्कूल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जहाँ पे टीचर्स अपने बच्चों में वो अवेयरनेस लेकर आए। तो एक बार स्कूल में अगर अवेयरनेस आ जाती है तो पेरेंट्स में भी अवेयरनेस है, क्योंकि आप जैसे प्रोग्राम्स करते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जिसमें
मलेरिया और ऐसी डिजीजेस के बारे में जो इंडिया में अभी प्रेवलेंट है उसके बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं। तो पेरेंट्स भी वो देखकर अपने बच्चों को राय दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको वो समझाया जाए। जैसे कपड़े हैं, मलेरिया में हम लोग कहते हैं कि यू शुड कवर एवरीथिंग, कवर योर स्किन एज मच एज यू कैन, ताकि आपको वो बाइट ना हो, मस्कीटो बाइट ना हो। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो पैंट्स पहने, सॉक्स पहने, शर्ट्स पहने जो पूरी स्लीव की हों। जितना वो कवर कर सकते हैं वो कवर करें। अगर कवर नहीं होता है तो सम रीजंस, फिर आजकल क्रीम्स आती हैं, वो क्रीम लगा सकते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प। इनफैक्ट वी आर सो एडवांस कि आजकल पैचेस भी आते हैं जो आप अपने कपड़े पे लगा सकते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स समवेयर एज अ मस्कीटो रिपेलेंट। फिर रात को जब सोते हैं तो उस टाइम मस्कीटो नेट्स यूज कर सकते हैं, स्प्रेज भी हैं विच कैन बी यूज्ड, यू नो नाउडेज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें हैं, पीपल शुड बी अवेयर कि कब उसको यूज करना है और कैसे यूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग वो यूज कर सकते हैं, बट आपने देखना कि आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मस्कीटो कॉइल से थोड़ी सी एलर्जी होती है, सो दे हैव टू अवॉइड सच थिंग्स। एंड इन फैक्ट इवन द कंपनीज आर सो अवेयर कि उन्होंने भी अब मस्कीटो कॉइल्स ऐसे बनाई हैं जिसमें ऑर्डरलेस हो गया है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, हमें बस अवेयरनेस लेकर आना है। ये मस्कीटो कॉइल्स की साइड इफेक्ट्स नहीं होती होंगी क्या डॉक्टर बॉबी? बिकॉज बहुत लोगों को मैं जानती हूँ कि वो उसका ओवर यूज भी कर लेते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैट्स वगैरह आती है ना, उसको भी जलाकर उसका धुआं करते हैं घर में। ये हानिकारक नहीं होता क्या आपकी हेल्थ के लिए? कुछ भी अगर आप करेंगे तो वो हानिकारक है, तो इसलिए कहते हैं कि आप वो करके बाहर चले जाइए, ओके। फिर अंदर आइएगा। जैसे मस्कीटो की स्प्रेज भी जो होती हैं वो आप अपने रूम में स्प्रे करके रूम को बंद कर दीजिए, और फिर आप बाहर रहिए। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद जब जाएंगे तब उसका असर जो है वो कम हो जाता है। और वो जो अपने शरीर पर लगाने वाली ट्यूब्स आती हैं वो? हाँ जी, वो ट्यूब्स आप लगा सकते हैं, दे वेरी फ्रेंडली। बट अगेन ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही आपने लगाना है। इट इज नॉट अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, प्लीज रिमेंबर दिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने आराम से लगाना है, और वो वाले एरियाज में लगाइए जो आपके एक्सपोज हैं। तो मेरी राय तो सबसे सिंपल यही रहती है कि आप अपने कपड़े ऐसे पहनिए जिससे आप ढके रहें, ताकि आपको ये चीजें यूज करनी ही ना पड़े। तो फॉर पेरेंट्स इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपने बच्चों को ये चीजें बताइए, उनको समझाइए। आजकल के बच्चे तो हमें सिखा रहे हैं, तो आप प्लीज उनके साथ में बैठ के फ्रेंड टू फ्रेंड उनको समझाने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। जब उनको ये पता चलता है रिस्क क्या होते हैं, और आप उनको ये बताइए कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप खेल ही नहीं पाएंगे। वो तो खेलना बंद नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए बड़ा जरूरी है ये समझना। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पे समझाना जरूरी होगा और खुद भी समझना जरूरी होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना हो सके आप पहले से ही एहतियात बरतें, ताकि किसी भी तरह, ना सिर्फ मलेरिया, किसी भी तरह का हेल्थ इशू जो है आपको ना हो, और अगर ऐसा कुछ है तो आप समय पर अपना इलाज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास चर्चा में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। कविता जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर सर। मैं सबके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, दे आर एक्सटेंशन ऑफ योर फैमिली एक्चुअली। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आप उनसे दूर मत रहिए। आपको कभी भी कोई ऐसी इश्यूज होती हैं, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज आप उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि दीज आर दोस पीपल, उन्होंने इतने सालों की एजुकेशन और प्रैक्टिस की है, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। बिल्कुल। सो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं भारत के निवासी, उनमें ये थोड़ा सा चेंज आए, यू नो, जागरूकता बढ़े बेसिकली। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज नॉट बिजनेस, यू नो। हमारे में भी वो है कि हम लोग सर्विस करना चाहते हैं। हम सब जो डॉक्टर्स बने हैं वो आप लोगों को सर्व करने के लिए बने हैं। बिल्कुल। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड ऑलवेज कम आउट फॉर हेल्प, एंड वी आर देयर ऑलवेज टू हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, और दर्शकों से भी इजाजत लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। नमस्कार।